जो अस्थमा बड़ों में होता है और बच्चों में ये काफ़ी कॉमन है। इसका कारण है एलर्जी। बच्चे की पसली तेज चलेगी, खांसेगा और थोड़ी परेशानी महसूस करेगा सांस लेने में। छोटे बच्चों में जो न्यू बॉर्न है या 2 साल या 6 महीने के बच्चे हैं, उनमें फीडिंग भी कराते हैं तो बोतल से फीडिंग ना कराएं तो बच्चे, तो उसमें बोतल फीडिंग ही इंपॉर्टेंट कॉज होता है इन्फेक्शन का, और बच्चों की डेथ भी होती है इसमें। आज सर्दी के मौसम में बच्चों की सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो गया है। बच्चों में जिस तरीके से एलर्जिक समस्याएं आ रही हैं, ऐसे में बच्चे एस्थमेटिक भी हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें बच्चे आज फेस कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए के मिश्रा जी। आप रुड़की सिविल अस्पताल के सीएमएस भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो हम सर बातचीत शुरू करते हैं सीधे सवालों से कि आज जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर अस्थमा बड़े उम्र के लोगों को हो, बुजुर्गों को हो तो एक आम बात हो सकती है, लेकिन जब अस्थमा बच्चों में होता है तो ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात होती है, और आज इसके मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस पे आप बतौर विशेषज्ञ इसको कितना चिंताजनक मानते हैं? हाँ, बच्चों में ये काफ़ी कॉमन है। जो अस्थमा बड़ों में होता है और बच्चों में ये काफ़ी कॉमन है। इसका कारण है एलर्जी। आजकल बच्चों में स्मोक ज़्यादा रहता है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन भी बढ़ा है, जिस वजह से बच्चों में हर चौथे पाँचवें बच्चे में ये समस्या रहती है। बच्चों की सांस फूलना, पसली चलना, तेज सांस लेना। तो इसका सबसे बड़ा कारण है एक तो कोल्ड वेदर, दूसरा डस्ट और तीसरा पोल्यूशन। बिल्कुल। इसमें सावधानी ये बरतनी होगी हमें बच्चों को कि बच्चों को हमें स्मोक से बचाएं, डस्ट से बचाएं, और उनको बाहर भी हम भेजें, लेकिन धूप होने के बाद में, जब मौसम सही हो तब उनको भेजें। और मेन इसमें प्रिकॉशन हम लें कि बच्चों को ठंडे गर्म से, डस्ट से, ये सबसे हम बचाव करें। जी डॉक्टर साहब, हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि बच्चों में विटामिन डी की कमी भी इसका एक मुख्य कारण बनती है। आज जिस तरीके से बच्चों की लाइफ स्टाइल बदली है, आउटडोर गेमिंग कम हुआ है और बच्चे फ़ोन पे और भी जो है इंडोर गेम्स खेलते हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है बच्चों के एस्थमेटिक होने का? बिल्कुल बिल्कुल। पहले बच्चे खेलते थे, बाहर धूप में खूब खेलते थे, तो उनको विटामिन डी वैसे ही मिल जाता था सनलाइट से। आजकल बच्चे निकलते नहीं हैं, बहुत कम निकलते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, वो भी एक नुकसानदेह है। इसका कारण ये हो रहा है कि उनको धूप नहीं लग रही है, सूरज की नेचुरल वातावरण नहीं मिल रहा है, और तो विटामिन डी की कमी होनी ही होनी है, और वो कमी होती है तो उसका असर तो पड़ता ही है। इसलिए बच्चों को आप बाहर जरूर निकालें, गेम वो मोबाइल का टाइम भी लिमिट करें ताकि घंटे 1 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम देख सकें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बिल्कुल। बात करते हैं कि जब बच्चा कोई एस्थमेटिक होता है, ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है क्या, बच्चों में जन्मजात? ये कॉन्जेनाइटल तो नहीं होता है, लेकिन जिसके माँ बाप में ये दिक्कत रहती है, उनमें बच्चे में संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छा, ठीक है। तो इसको पहचाने कैसे? इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं कैसे सामने आते हैं? शुरुआती में बच्चा जैसे ही मौसम चेंज होगा, बच्चे की पसली तेज चलेगी, खांसेगा और थोड़ी परेशानी महसूस करेगा सांस लेने में। तो ये शुरू के 6 महीने बाद ये लक्षण आने लगते हैं, 6 महीने की एज में। हालांकि उसके पहले भी ये लक्षण आते हैं तो ब्रोंकियोलाइटिस के हो सकते हैं लक्षण वो। लेकिन 6 महीने से लेकर के 4-5 साल के बच्चों में अब ये अगर दिक्कत आती है, सांस की दिक्कत, बार बार खांसना, छींकना और पसली चलना, तो समझिए कि हमारे बच्चे को अस्थमा, मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो वैसे बच्चों में ही सावधानी बरतनी पड़ती है। जी सर, एक थोड़ा इससे हटकर सवाल करेंगे कि क्या बच्चों में अब जो जन्मजात बीमारियां हैं वो बढ़ी हैं या घटी हैं? बीमारियां पहले से बढ़ी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब चूंकि डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, तो इसमें बीमारियों की संख्या अब ज़्यादा आ रही है। पहले चूंकि उतना अवेयरनेस नहीं था, संसाधन नहीं थे, तो अब संख्या वैसे बढ़ी, मतलब संख्या ज़्यादा आ रही है, लेकिन बीमारियां बढ़ी नहीं है, लेकिन संख्या ज़्यादा आ रही है चूंकि डायग्नोस्टिक आ गया है। जी जी जी। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या कुछ सुझाव देंगे कि बच्चों को जब सर्दी का मौसम आता है या मौसम बदलता है, तो ऐसे में कैसे उनका ध्यान रखा जाए ताकि उनकी सेहत जो है अच्छी रहे? हाँ, इसमें बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का, क्योंकि बच्चे तो समझते नहीं है। सर्दी गर्मी से बचाएं, उनको कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडा पानी ये सब ना दें, क्योंकि ये बहुत बड़े कारण है अस्थमा की। और फॉग के मौसम में उनको बचा के रखें, और बाकी उनको बाहर खेलने के लिए भी भेजें, लेकिन धूप होने के बाद। अच्छा मौसम हो तो जरूर बाहर भेजें खेलने के लिए। बाकी साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल कोल्ड वेदर में काफ़ी बीमारियां होती है डायरिया वाली बच्चों में। तो उसमें है कि बच्चों को ताजे खाना दें, बासी फल ना दें, बासी खाना ना दें, और विशेषकर हाइजीन का ध्यान रखें। छोटे बच्चों में जो न्यू बॉर्न है या 2 साल या 6 महीने के बच्चे हैं, उनमें फीडिंग भी कराते हैं तो बोतल से फीडिंग ना कराएं, क्योंकि उससे भी डायरिया की संभावना रहती है।
जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जो बॉटल से फीडिंग करवाते हैं पेरेंट्स, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए क्योंकि इससे बहुत सारे जो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है जब हम बॉटल से फीडिंग करवाते हैं बच्चे को, तो इसमें क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल उठाया क्योंकि ये बहुत कॉमन है रोटा वायरस का इन्फेक्शन, जी, जो जी, बच्चों हाँ। में डायरिया को बोलते हैं कोल्ड डायरिया। जी, जी। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है वो बोतल है। तो कभी भी बच्चे को बोतल से दूध ना पिलाएं, या तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करे, माँ का दूध पिए जो कि हाइजेनिक भी है, यूजफुल भी है, और माँ का दूध जो है बेसिकली बच्चे के लिए वो एक तरह से वो है, वैक्सीनेशन भी है। जी, जी। काफ़ी उसमें एंटीबॉडी होते हैं, जी। तो उसको पिलाएं। अगर नहीं पिला पाते हैं, बाहर का दूध पिलाते हैं, तो उसको आप बोतल से ना पिला करके ये कटोरी चम्मच से पिलाएं, गिलास से पिलाएं अगर बड़ा बच्चा है तो। जी, जी। लेकिन बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वो भी खासकर जो प्लास्टिक के बोतल हैं, बंद मुंह वाले या छोटे मुंह वाले। जी, जी। तो कितना खतरनाक हो सकता है बच्चे के लिए? ये काफ़ी खतरनाक है, इससे बच्चों में डायरिया खूब होता है, बल्कि सबसे बड़ा कॉज जो है डायरिया का ये जानलेवा भी हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे कोई मामले आए हैं पहले कि इसकी वजह से बच्चों की जो है मौत जी, जी, ऐसे मामले आते हैं और सीवियर डायरिया के बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे, तो उसमें बोतल फीडिंग ही इम्पोर्टेंट कॉज होता है इन्फेक्शन का, और बच्चों की डेथ भी होती है इसमें। जी, इसमें कोई एज का क्राइटेरिया है कि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनको ज़्यादा खतरा रहता है या बच्चे इम्यूनिटी के हिसाब से? बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, उनके खतरा कम होती जाता है। सबसे ज़्यादा खतरा न्यूबॉर्न को होता है। उसके बाद में जब वो 6 महीने का होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, 1 साल में और कम हो जाएगा। जी, जी। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे में, उनकी जीवन रिस्क की खतरा कम होते जाता है। जी। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर ए.के. मिश्रा जी। आपने बताया कि किस तरीके से बच्चों को सेहतमंद रखा जा सकता है और अभिभावकों को भी इसमें बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।